आज की चर्चा। आज की चर्चा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का हम हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। बुधवार का दिन है, 29 जुलाई तारीख है आज की। मैं हूँ रत्ना, आप पहुँची हूँ आज की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। इस वक्त रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण आप सुन पा रहे हैं, साथ ही साथ MBC के तीसरे चैनल पर आप इसे देख पा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ तकनीक पर हमारा साथ दे रहे हैं कादिया, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट है दीपशिका और प्रोड्यूसर रितेश मोहाबिया। जी हाँ, रितेश मोहाबिया के साथ हम बने हुए हैं इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने के लिए। और बिल्कुल आज हमारे सभी श्रोताओं को हम गुरु पूर्णिमा के इस पावन पर्व की ढेरों शुभकामनाओं के साथ आज के इस कार्यक्रम में हम जुड़ चुके हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि हर बुधवार के दिन हम लेकर आते हैं स्वास्थ्यवर्धक बातें, स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी जानकारियाँ। और जैसे आज के समय में हम आधुनिकता की ओर इस कदर इस तेज़ी से दौड़ते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये आधुनिकता, ये मॉडर्न जीवन हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान कहीं ना कहीं पहुंचा रहा है। पर आज भी कई सारी ऐसी प्राचीन पद्धतियां हैं जो अभी तक बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और बिल्कुल हमारे स्वास्थ्य को बहुत अच्छी तरह से उसकी सारवार भी करती है, देखभाल भी करती है और जड़ से बीमारी को हटाने का प्रण भी लेती है। जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक ऐसी डॉक्टर जो कि आयुर्वेदा चेयर है एट यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और भारतीय सरकार द्वारा यहाँ पर अपने कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। तो आइए आज के इस मंच पर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर पूजा सबरवाल का, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं। डॉक्टर पूजा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और आज हम कह सकते हैं कि इंडियन हाईकॉम के सहयोग से वे बहुत सारे ऐसे कार्य यहाँ पर मॉरिशस में कर रही हैं और आज हमें सौभाग्य मिला है कि आयुर्वेदा पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम जारी रखेंगे। तो पहले तो सर्वप्रथम डॉक्टर पूजा, हम ज़रूर जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं को आप ज़रूर बताएं कि आयुर्वेदा क्या है और साथ ही साथ आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आयुर्वेदा पद्धति और एलोपैथी की जो पद्धति है उसमें कितना अंतर है। जी, सबसे पहले तो रत्ना जी धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और सभी श्रोताओं को आज, जैसा आपने बताया, आज बहुत पावन एक उत्सव है गुरु पूर्णिमा का, तो उसकी सबको ढेरों बधाइयाँ। तो आयुर्वेद की जो आपने बात पूछी कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु का वेद मीन्स जो साइंस ऑफ लाइफ, जिस वेद में आयु का ज्ञान है, आयु जिस मतलब हमारी लाइफ, जिसका उसमें ज्ञान है, उसको कहते हैं आयुर्वेद। तो आयुर्वेद जो है एक चिकित्सा पद्धति है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, जिसका ओरिजिन भारत में हुआ। और ये पद्धति हमें बताती है, हमें सिखाती है कि हमें किस तरह की अपना जीवन शैली को रखना चाहिए, दिनचर्या, ऋतुचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए जिससे हम स्वस्थ रहें। ये जो चिकित्सा पद्धति है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो चिकित्सा तो है ही है, पर उससे पहले स्वास्थ्य के रक्षा करना है, जिसमें बताया गया है आयुर्वेद में स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आप समझ सकते हैं कि पहले जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना है और उसके उपरांत अगर ज़रूरत पड़े तो आतुरस्य विकार प्रशमनम च, मतलब आतुर के विकार का प्रशमन करना, मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसका उपचार करना। तो ये एक बहुत एक्सटेंसिव एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें कि प्रिवेंशन को ज़्यादा महत्व दिया गया है और उसके उपरांत बहुत सारी एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं इसके अंदर आयुर्वेद में, ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा आपने जो प्रश्न पूछा कि ये आधुनिक चिकित्सा पद्धति से कैसे डिफरेंट है। जो आधुनिक चिकित्सा पद्धति है उसका जो उद्देश्य मेनली जो रहता है वो एक्यूट ट्रीटमेंट है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में भी वो सर्जरी में बहुत सारी एडवांसमेंट है, तो कंपैरिजन किसी भी पैथी का किसी पैथी से नहीं होता। आधुनिक चिकित्सा पद्धति का एक अपना बहुत कंट्रीब्यूशन है लोगों की
जीवन में उनकी स्वास्थ्य के लिए। और जो आयुर्वेद का जो चिकित्सा पद्धति है वो फोकस उसका रहता है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। तो और जब ये दोनों पैथी मिल जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि एक पब्लिक जो हेल्थ है उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए ये दोनों पैथीज मिलके एक इंटीग्रेटिव जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाती हैं, वो हमारी सोसाइटी को बहुत भारी जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन होती है। बिल्कुल, एक हम कह सकते हैं कि मिराक्युलस आप देख सकते हैं कि अगर आप दोनों पद्धतियां पैरेलल तरीके से चले तो कहीं ना कहीं जहां पर जिसकी जरूरत है हमें उसको जो है हम बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि केवल आयुर्वेद को फॉलो करें या केवल बिल्कुल ये एक तरह से देखा जाए, जैसे आपने कहा कि ये ज्यादा बल देता है प्रिवेंशन पर, यानी आपकी जीवन शैली किस तरह की होनी चाहिए। जी, तो आजकल जब हम कहते हैं कि जैसे जैसे हमने शुरुआत में कहा कि मॉडर्न लिविंग, हमारी जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से मॉडर्न बन चुकी है, बहुत बिजी लाइफ हो चुकी है, और इसी कारण कहीं ना कहीं हमारी जो जीवन शैली है इस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है। तो धीरे धीरे करते हुए हम जैसे कहते हैं पहले के जमाने में लोग योगी हुआ करते थे, पर आज रोगी का शब्द हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो आयुर्वेदा की जब हम बात करते हैं डॉक्टर पूजा, तो रोग नहीं पर रोग का इलाज जैसे आयुर्वेद का सिद्धांत है, तो ये कैसे काम करता है? तो पहले तो मैं आपका जो है उस चीज़ का जवाब देना चाहूँगी कि आधुनिक मॉडर्नाइजेशन हो रही है, और मॉडर्नाइजेशन हमारे लिए बहुत किसी एक हद तक बहुत अच्छा भी है। जब ये चिकित्सा पद्धति लिखी गई, जब ये आचार्यों ने लिखा बहुत साल पहले, 5000 साल पहले की चिकित्सा पद्धति है, उस समय ये इतना मॉडर्नाइजेशन नहीं होता था। तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं, मॉडर्नाइजेशन को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली पर उसका असर पड़ता है। उसको एक्सेप्ट करते करते हमारे उस चीज़ का असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमारी हेल्थ पे रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक बैलेंस रखकर हमें मॉडर्नाइजेशन को भी अपनाना चाहिए, और उसके साथ साथ आयुर्वेद की जो चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाते हुए जहाँ तक भी पॉसिबल हो एक मॉडर्नाइजेशन और एक बैलेंस रखते हुए उसको अपनाना चाहिए। रोगी और रोग की आपने बात पूछी, तो आयुर्वेद में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है, जो एक यूनिक एस्पेक्ट है, वो है रोगी का ट्रीटमेंट। रोग का तो ट्रीटमेंट करना ही करना है, रोगी का ट्रीटमेंट, रोगी मतलब एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच से चला जाता है आयुर्वेद में। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है प्रकृति का। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम ऐसे नहीं करते कि आपको रोग है, आपको डायबिटीज़ है, आपको स्पेसिफिकली मेनली क्रॉनिक डिजीज़ेस के लिए, जो क्रॉनिक डिजीज़ेस हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस हैं, उनमें मेनली जो हमारा जो टारगेट रहता है, हम उसमें पहले उसकी पर्सनलाइज्ड अप्रोच से चलते हैं। पर्सनलाइज मीन्स लाइक उसकी जो प्रकृति होती है उसको हमें पहले हम जांचते हैं कि प्रकृति क्या है। ये भी एक बहुत एक्सटेंसिव टॉपिक है, ऐसे नहीं कि बहुत शॉर्ट पीरियड में हम किसी की प्रकृति। भारत सरकार ने, आपको बता दूं, लास्ट ईयर भारत सरकार में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की तरफ से एक कैंपेन हुआ था, नेशनल कैंपेन देश का प्रकृति परीक्षण, जिसमें देशवासियों की प्रकृति की परीक्षा की गई थी। उसमें एक ऐप भी लॉन्च किया गया था, और उस ऐप के थ्रू एक एक्सटेंट जो प्रोफेशनल्स हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रकृति देखकर पेशेंट्स की उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ जो है वो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसलिए रोग का तो ट्रीटमेंट करना ही है, पर पहले रोगी को जानकर कि उसकी प्रकृति क्या है, वो वात प्रकृति का है, पित्त का है, कफ का है, वात पित्त का है, किस तरह का कॉम्बिनेशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। तो जैसे आप प्रकृति परीक्षण की बात कर रही हैं, तो डॉक्टर जी जैसे कैसे पता चले, मतलब आप क्या ये देख कर पता चल सकता है या फिर आपको एग्जामिन करना पड़ता है या फिर उसकी केस हिस्ट्री जाननी पड़ती है? जैसे मैंने कहा आपको कि ये एक एक्सटेंसिव एक डायग्नोसिस होता है। ऐसा नहीं है कि आपको मैं देखकर आपकी प्रकृति बता दूंगी। कुछ एक चीज़ें तो हैं जो इंस्टेंट पता चलती हैं, बट येस वहाँ इसका एक बहुत एक्सटेंसिव क्वेश्चनर होता है, और जो एक्सपर्ट होते हैं उनके साथ बैठ के पेशेंट का एग्जामिनेशन किया जाता है, क्वेश्चनर के थ्रू भी और भी चीज़ों के थ्रू, और उसके थ्रू जो है वो प्रकृति परीक्षण होता है। तो जैसे बेसिकली आपने कहा कि 3
प्रकार की प्रकृतियां जी, होती जी, है, तो इस पर आप mainly। थोड़ा सा और खुलासा करके बता सकती जी हैं। हाँ जी, तो मैंने जैसे बताया कि मेनली इसमें आयुर्वेद का एक सिद्धांत है जिसमें कि क्योंकि जो मॉडर्न जो साइंस है उसका जो पर्सपेक्टिव है ह्यूमन बॉडी का वो डिफरेंट है, और जो आयुर्वेद का जो पर्सपेक्टिव है जानने का एक मनुष्य के शरीर को, वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जिसमें ये बताया जाता है कि मेनली 3 दोष होते हैं, बायोलॉजिकल ह्यूमर्स जिसको बोलते हैं हम। 3 दोष होते हैं हमारे मनुष्य शरीर में, वात, पित्त और कफ। जो वात होता है उसका लिटरल मीनिंग होता है मूवमेंट। तो जो वात मीन्स जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है, वात प्रकृति उसको कहते हैं। पित्त जो है वो पित्त का मतलब है पाचन क्रिया, तो पित्त रिफ्लेक्ट करता है पाचन शक्ति को, और कफ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है पोषण। तो किस तरह का उसका पोषण है, तो ये वात, पित्त, कफ के अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं, उसको जांचा जाता है और उसके बेस पे प्रकृति निर्धारित की जाती है पर्सन की, कि उसकी प्रकृति क्या है। उस प्रकृति के अकॉर्डिंगली ही उसको ट्रीटमेंट और डाइटरी जो रिकमेंडेशंस हैं वो दी जाती हैं, क्योंकि जो वात प्रकृति है उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। बस एक जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, उसका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है। अक्सर आप वात प्रकृति के पेशेंट पर्सन्स देखेंगे जो कि जिनका मेटाबॉलिज्म हाई होने की वजह से वो लीन एंड थिन होते हैं बट अच्छा खाना खाते हैं। पित्त प्रकृति का जो पर्सन होता है उसकी पाचन शक्ति ठीक ठाक होती है, मतलब, और जो कफ वाला होता है वो भरपूर, मतलब उसका ऐसा होता है पोषण उसमें। तो ये एक मैं एग्जाम्पल छोटा सा दे रही हूँ। तो ये वात, पित्त और कफ, बट ऐसा नहीं है कि एक पर्सन में सिर्फ वात ही होता है। उसको हम बोलते हैं द्वंद्वज प्रकृति भी हो सकती है और सन्निपातज प्रकृति भी हो सकती है। मींस 2 दोष भी हो सकते हैं और 3 दोषों का भी अक्सर ज़्यादातर देखा जाता है। 2 दोषों से सम्मिलित होकर ही प्रकृति का निर्धारित होता है कि ये पर्सन जो है वात पित्त प्रकृति का है या पित्त कफ है। वात पित्त का मतलब उसमें वात डोमिनेट कर रहा है और पित्त उससे कम है। पित्त वात का मतलब है पित्त डोमिनेट कर रहा है और वात उससे कम है। इस तरह से जो है वो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है। और भारत सरकार में इसके ऊपर मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत एक हाई लेवल का प्रोजेक्ट भी आयुर्जेनोमिक्स करके जो है वो चल रहा है। उसके बारे में फिर हम कभी चर्चा करेंगे, बताएंगे। तो डॉक्टर जी, जैसे आप प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी कभी हो सकता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति वात प्रकृति का हो, क्या उसमें ये वात की जो प्रकृति है ये फ्लक्चुएट हो सकती है या शिफ्ट हो सकती है, या कभी ऐसा होता है कि वात से वो चेंज होके फिर अब वो कफ की ओर बढ़े या कफ से चेंज होके जो प्रकृति होती है जब वो एक बार जन्म के बाद निर्धारित हो जाती है वो नहीं बदलती। प्रकृति जो है वो प्रकृति ही रहती है। जब कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसको हम विकृति बोलते हैं। तो वो विकृति जो है वो सर्टनली हो सकती है। और यही मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हो रहा है कि प्रकृति जो है, अगर मैं मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताऊं तो जीनोटाइप और फिनोटाइप का कॉन्सेप्ट होता है। जीनोटाइप होता है आपका जो जेनेटिक कोड है वो जब निर्धारित हो जाता है तो वो चेंज नहीं होता, और जो फिनोटाइप होता है वो चेंज हो सकता है, जिसको हम फिनोटिपिकल एक्सप्रेशनल चेंजेस कहते हैं, जो कि आज की जो मॉडर्न साइंस है एपिजेनेटिक्स, साइंस ऑफ एपिजेनेटिक्स, उसमें भी बताया गया है कि हमारी डाइट और हमारा एनवायरनमेंट और स्ट्रेस फैक्टर जो है वो किस तरह से हमारे जेनेटिक जो एक्सप्रेशन है उनको जो है वो चेंज करता है, कर सकता है। तो इसी तरह से जो प्रकृति है वो नहीं चेंज होती, बट विकृति जो है वो होती है अकॉर्डिंग टू सीजन्स, अकॉर्डिंग टू डाइट और इस तरह से। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो भी एक रिसर्च का सब्जेक्ट है जो कि चल रही है, और उसमें काफ़ी पब्लिकेशंस भी और एविडेंसेस हैं। तो डॉक्टर जी, जैसे हम खान पान की बात करते हैं और ऋतु की बात करते हैं, जैसे ही थोड़ा भी वेदर में चेंज आता है, खान पान में बदलाव आता है, तो इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। तो क्या ये भी एक तरह से हमारी प्रकृति को बदलने में, या फिर जैसे आप बता रहे हैं कि विकृति को ये चेंज करता है, शिफ्ट करता है, तो इस पर आप थोड़ा सर्टनली यही मैंने आपको बताया कि आधार है आयुर्वेद का, जिसमें जो उसका बेस है आयुर्वेद का कि वो दिनचर्या और ऋतुचर्या, इस पे बहुत एम्फेसिस किया जाता है। दिनचर्या और ऋतुचर्या का हमारी डे टू डे लाइफ का हमारी बॉडी पे हमें पता नहीं चलता
हम सोचते हैं कि हम कुछ भी खा लें, है ना, और बस पेट भरना है ना, तो और चलते रहते हैं, काम करते रहते हैं, है ना ही हम अपना जो है वो बॉडी की बात सुनते हैं। बॉडी हमें सिग्नल्स देती है बीच बीच में, हम उसको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करते जाते हैं तो वो क्रॉनिक जो है वो डिपोजिशन हो जाती है टॉक्सिन्स की, चाहे वो फिजिकल टॉक्सिन्स हो या चाहे वो मेंटल टॉक्सिन्स हो। तो वो उसको बॉडी को डिटॉक्सिफाई कराना भी ज़रूरी है, उसके लिए बाद में हम चर्चा करेंगे। बट येस, आपका जो ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है दिनचर्या और ऋतुचर्या, दिनचर्या का हमारे जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण योगदान है। जिस तरह का भी हम दिनचर्या रखेंगे उस तरह वही इम्पैक्ट हमारी बॉडी में रहता है। और ऋतुचर्या मीन्स कि सीजन्स के अकॉर्डिंगली हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मॉरिशस में विंटर सीजन चल रहा है, अगर हम ठंडे पेय पदार्थ लेंगे या जो है जंक फूड ज़्यादा खाते हैं तो डेफिनेटली हमारी बॉडी पे उसका गलत इम्पैक्ट होगा। तो विंटर सीजन में अलग तरह का एक फॉलो करना चाहिए डाइटरी पैटर्न। उसके लिए स्पेसिफिक डाइटरी रिकमेंडेशंस हैं आयुर्वेद में, तो उसको फॉलो करना चाहिए और वो भी प्रकृति के अकॉर्डिंगली जो है वो उसको फॉलो करना चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ अगर एक प्रकृति के लिए सही है तो वो सभी प्रकृति के लिए हो सकता है। आपकी प्रकृति मेरी प्रकृति से डिफरेंट है, तो मुझे विंटर सीजन में कुछ और डाइट लेना है और आपको कुछ और लेना है, जिससे आपकी बॉडी जो है वो स्वस्थ रहे, अकॉर्डिंगली शिफ्ट होती है। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का दिनचर्या और ऋतुचर्या अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद गाइडलाइंस, स्पेसिफिक गाइडलाइंस हैं, बहुत एक्सटेंसिव है। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक कुछ शब्दों में बता सकती हूँ, बहुत एक्सटेंसिव इसके ऊपर जो है वो डेप्थ है। और डॉक्टर जी, हम ये कह सकते हैं कि दिनचर्या जो है, वैसे तो रूटीन जो हमारा काम होता है, पर क्या ऋतुचर्या के अनुसार दिनचर्या में भी परिवर्तन आता है? डेफिनेटली ऋतुचर्या, जब आप सीजनल चेंजेस होते हैं तो सीजन के साथ साथ हमारी दिनचर्या कुछ एक चीज़ें तो बेसिक रहती हैं, बट कुछ जैसे हमारा डाइटरी मैनेजमेंट है वो डेफिनेटली ऋतु के अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है। और वो होना भी चाहिए, बिकॉज क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब मान लीजिए गर्मियों का सीजन है तो हमें उतनी भूख नहीं लगती, पर विंटर का सीजन आते ही हमारा जो खाने का टाइमिंग है वो बदलता है, वो मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं आयुर्वेदा पर, और आयुर्वेदा आज के जीवन में भी उतना ही आवश्यक है और उसकी जानकारी रखना। और जैसे डॉक्टर जी ने बताया कि चाहे वो प्राचीन पद्धति हो या फिर आधुनिक पद्धतियाँ, हर एक पद्धति हमारे स्वास्थ्य को लगकर आगे बढ़ी हैं और आज भी आगे बढ़ती जा रही हैं। कई सारे ऐसे रिसर्च किए गए हैं जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर हमें कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा असरकारक भी होती हैं, और साथ ही साथ इन दोनों की जानकारी रखना भी उतना ही आवश्यक है। और प्राचीन पद्धतियाँ आज भी उतना ही महत्व रखती हैं, चाहे कितने भी हम मॉडर्न क्यों ना हो जाए। आज की चर्चा कार्यक्रम, और आज हमारे साथ डॉक्टर पूजा सब्रवाल जुड़ी हुई हैं, जो कि आयुर्वेदा चेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस में, और आज हमारे साथ है यहाँ पर आयुर्वेद पर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो आज के आधुनिक जीवन में भी हमें उतना ही फ़ायदा देती है। भले उसका कह सकते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, पर फिर भी कहते हैं ना कि जड़ से अगर किसी चीज़ को ठीक करना है तो आपको ये स्लो प्रोसेस में भी बिल्कुल कहीं ना कहीं आपको इसमें मान्यता मिलती ही है। और इसी के साथ आज हमारे साथ डॉक्टर पूजा है, तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी डॉक्टर पूजा, जैसे हम थोड़ी देर पहले दिनचर्या की बात कर रहे थे, तो एक नॉर्मल जो दिनचर्या है, ऋतुचर्या को हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखें, लेकिन जो एक नॉर्मल हेल्दी दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए आपके अनुसार? रत्ना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अभी दर्शकों को बता रहे थे कि आयुर्वेद एक स्लो प्रोसेस है, तो इसके लिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हमें आयुर्वेद जो है वो मेनली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ और क्रॉनिक डिजीज़ेज़ पे काम करता है जी। तो जितनी भी क्रॉनिक डिजीज़ेज़ होती हैं वो एक दिन में उत्पन्न नहीं होती हैं। सही बात। जैसा थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे कि जो हमारे फिज़िकल टॉक्सिन्स जो अकमुलेट होते हैं, हाँ। वो कहीं ना कहीं वो काफ़ी एक स्लो प्रोसेस के ज़रिए हमारी बॉडी में कितने सालों से वो अकमुलेट होते हैं। बिल्कुल सही।
और वो कैसे अकमुलेट होते हैं जब हम अपनी दिनचर्या को, आपके क्वेश्चन के साथ इसको मैं आपके जरूर जोड़ रही हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि कई सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आयुर्वेद जो है वो बहुत धीरे धीरे काम करता है। ऐसा धीरे धीरे ज़रूर करता है, बट वो धीरे धीरे उसी पे काम करता है जो धीरे धीरे उत्पन्न हुई है। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है, जैसे हम यंग होते हैं या फिर जब हम भागम भाग में ज़िंदगी में अपनी काम पे लगे होते हैं, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ जो है उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं रखते। हम क्या खा रहे हैं, हम जो उपयुक्त मात्रा जो हमें चाहिए उस पे खा रहे हैं या नहीं खा रहे, सही तरीके से जो भोजन करने का जो टाइम पीरियड है जिसको काल भोजनम बोला गया है कि सही वक्त पे जो है हमें खाना चाहिए, या फिर जो स्ट्रेस एक फैक्टर है जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, या फिर जो भी एक्सरसाइज हमें बताई हुई है योगा के फॉर्म में करना चाहिए या कोई भी एक्सरसाइज, तो ये जब चीज़ों का हम नियमित रूप से पालन नहीं करते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे हमारी फिजिकल बॉडी में वो अकमुलेट होती हैं टॉक्सिन्स के फॉर्म में, जिसको हम आज की डेट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो जब ये धीरे धीरे उत्पन्न होती हैं, स्लो मतलब ओवर द इयर्स ये हमारी बॉडी में जमा होती जाती हैं और डिजीज़ का जो है वो फिर मैनिफेस्टेशन जो है वो होता है। तो इसलिए जो आयुर्वेद है, इसीलिए आयुर्वेद स्लो इसलिए है क्योंकि वो पर्सनलाइज्ड अप्रोच से चलता है, और पर्सनलाइज्ड अप्रोच के साथ साथ वो रोगी को ठीक करता है। रोग को तो ठीक करता ही करता है, तो रोगी को ठीक करता है, तो इसलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है, बट ये बहुत इम्पैक्टफुल होता है। दूसरी बात दिनचर्या, तो दिनचर्या में जो बेसिक आपने कुछ बोला है कि टिप्स दें, तो दिनचर्या में बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। सही वक्त पे जगना, एक सही वक्त पे अपना जग कर अपना जो नियमित जो चीज़ें हैं, स्नान करना और अच्छे से जो भी आपका एक पौष्टिक आहार है उसको लेना, कोई ना कोई एक एक्टिविटी दिन में हमारी होनी चाहिए फिज़िकल हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए भी। फिज़िकल हेल्थ के लिए जैसा मैंने बताया, योगा जो है जिसके लिए आपको कोई किसी भी तरह की जिम की आवश्यकता नहीं है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। डीप रिलैक्सेशन ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज फॉर योर मेंटल हेल्थ। आपको म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुनिए 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। दिन में आप गाते हैं तो गाना गाइए, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ के लिए और फिज़िकल हेल्थ के लिए। और एक दो चीज़ें जैसे कि कुछ एक चीज़ों को जैसे अगर हम अपनाते हैं, मैंने देखा कि माइग्रेन का इशू मॉरिशस में कई लोगों से सुना कि माइग्रेन है, तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक टिप है। आयुर्वेद में एक प्रतिमर्श नसें मीन्स डेली जो हम नसें लेते हैं, मतलब नेज़ल जो एक ऑयल होता है, तो उसको ऑयल को नोज़ में, जो हमारे बड़े बुजुर्ग ये करते थे, कर्ण पूर्ण हो गया, नसें हो गया, तो ये चीज़ें हमें लगता है कि ये बहुत छोटी चीज़ है, बट इसका जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है बहुत अच्छा होता है। माइग्रेन की प्रॉब्लम, इंसोम्निया की प्रॉब्लम, जैसे नींद ना आना, है ना, ये बहुत एक नॉर्मल आजकल यहाँ पर बहुत सारे लोगों को अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है ड्रास्टिकली, और यहाँ पर शुगर फील्ड बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही वो पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे लोगों को साइनस जैसी और एलर्जी जैसी प्रॉब्लम होती है। तो उसमें इंस्टेड ऑफ हैविंग हैवी डोज ऑफ मेडिसिन, है ना, और आप अपने लिवर को जो है वो परेशान करें, अच्छा है कि आप एक लोकल एप्लीकेशन जो ऑयल्स होते हैं, मेडिकेटेड ऑयल होता है, नहीं भी होता तो आप घी भी ले सकती हैं, घी घरों में उपलब्ध होता है, तो घी को भी हल्का हल्का जो है वो नशे के फॉर्म में लगा सकते हैं नेज़ल अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली टिप्स में, और किचन को तो आयुर्वेद में कहा गया है कि वो फार्मेसी है हमारी, तो किचन में ऐसी चीज़ें होती हैं, बट वो नियमित जो है एक कैलकुलेट बैलेंस वे में उसको, ये नहीं कि हल्दी अच्छी है तो उसको हमने बहुत एक्सेस मात्रा में यूज़ करना है। हल्दी है, जीरा है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अजवाइन है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपने डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करके, और फिर अगेन वो प्रकृति के अनुसार, तो दिनचर्या को अपना अच्छा रख के, अच्छा काम जब भी हम वर्क प्लेस पे हों तो अपना एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाकर, और इंडिया में तो एक वाई ब्रेक भी इंट्रोड्यूस किया गया। वाई ब्रेक मीन्स योगा ब्रेक, 5 मिनट का। अभी आप अपने चेयर पे बैठे हैं तो चेयर पे ही वाई ब्रेक लेके 5 मिनट का, तो एक अपने आप को रिलैक्सेशन। तो मतलब ये नहीं कि हर वक्त काम तो करना ही करना है,
है तो उसके बाद शाम को जैसे कुछ भी आपका जो हल्का रूटीन है एक्सरसाइज का वो करके और समय से खाना खाकर और नींद प्रॉपर लेना। नींद जो है आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य, आयुर्वेद में 3 जो हैं वो बताए गए हैं चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार मीन्स डाइट, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो निद्रा जो है वो एक मीन्स साउंड स्लीप। यहाँ देखा मैंने मॉरिशस में डायबिटीज़ के बहुत पेशेंट्स हैं, तो डायबिटीज़ में भी निद्रा का और आहार का बहुत ही एक इम्पैक्ट है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमें अपनी दिनचर्या को करना चाहिए। बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है कि कुछ हमने ज़्यादा कर लिया, एक्सेस फॉर्म में ले लिया, यानी आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया या बहुत जितना खाना चाहिए उतना ना खा के हमने बहुत कम मात्रा में लिया, या फिर ज़्यादा सोना, अधिक भी सोना या बहुत कम सोना। देखिए हर चीज़ जो है ना वो मॉडर्न उसमें होनी चाहिए, बैलेंस उसमें होनी चाहिए। बिल्कुल। मैंने आपको बताया कि कुछ भी जो हम लेते हैं, कुछ जो भी चीज़ होती है, एक मात्रा उसके लिए होना निर्धारित आवश्यक है। कुछ जो बहुत अच्छी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा हम उसको लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं टॉक्सिन, विष का रूप धारण कर लेती है। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि अगर मात्रा में चीज़ को लेते हैं तो वो अमृत है, और अमृत को भी अगर हम बहुत अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जो है विष का शरीर का नुकसान करता है। तो बिल्कुल मेरा अगला सवाल भी ऐसा ही है कि जैसे हम, आप मान लीजिए जब हम आधुनिक पद्धतियों वाली जो दवाइयाँ हैं उसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के या फिर अधिक मात्रा में लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट होता है। तो क्या आयुर्वेद में भी ऐसा होता है कि जो नेचुरल चीजें हम ले रहे हैं अगर कहीं अधिक मात्रा में हो जाए तो क्या उसका साइड इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है? बिल्कुल। जो हम पहले इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि जो भी आयुर्वेद में नेचुरल चीजें भी अगर जो बताई गई हैं वो भी एक एक्सपर्ट के परामर्श से ही उसको लेना चाहिए। ये नहीं कि अगर एक चीज़ कोई अच्छी है तो हम बहुत ज़्यादा एकदम से हेल्दी हो जाएं और इमॉर्टल कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी आयुर्वेद में भी नेचुरल जो रिकमेंडेशंस बताई गई हैं उनको भी एक सही मात्रा में और एक्सपर्ट की ओपिनियन के साथ ही जो है वो लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आयुर्वेदिक चीज़ है या नेचुरल चीज़ है तो ये बिल्कुल इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता। तो जैसे हमारी जो रूटीन है, जो हम खाना खाते हैं, भोजन लेते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग मांसाहारी भी हैं, नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन, और आज अब एक नया वर्ड भी आया है वीगन, यानी कंप्लीटली वेजिटेरियन में भी एक अलग सा फॉर्म है जहाँ पर मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लिए जाते या एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं लिए जाते। तो इसमें भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो जैसे डॉक्टर जी जब हम खान पान की बात करते हैं उसके बावजूद बहुत सारे लोग आज रोगी हैं। जैसे खान पान भले हम सही मात्रा में लेते हैं, नींद भी जैसे तैसे ले लेते हैं, पर फिर भी हम रोगी बनते जा रहे हैं। जैसे हम इस पर आप थोड़ा सा हमें बताएं कि जैसे खान पान भी किस तरह से हमें रोग की ओर धकेलता है। देखिए ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसके ऊपर बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो निर्धारित होते हैं। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह के एनवायरनमेंट में आप जो हैं वो रह रहे हैं। खान पान अगर अच्छा है आपका तो कहीं ना कहीं वो हेल्प तो करता ही है आपको स्टे अवे रहने से जो डिजीज़ेज़ हैं। ऐसा नहीं है कि खान पान अच्छा होने के बावजूद भी, नींद भी अच्छी होने के बावजूद रोगी को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो देयर मस्ट बी सम अदर फैक्टर्स विच आर इन्फ्लुएंसिंग। तो कुछ ना कुछ अदर फैक्टर्स होंगे, जैसे कि इन्वायरमेंट फैक्टर हो गया, या फिर कुछ जेनेटिक इश्यूज़ भी होते हैं। जेनेटिकली आप जो है वो इंक्लाइंड हैं उन डिजीज़ेस की तरफ, तो वो फैक्टर्स को भी जो है वो मद्देनज़र रखना होता है और उसके अकॉर्डिंगली ही अपने आप को एक, जैसे कहते हैं ना कि जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ जो है वो फैमिली हिस्ट्री उसके जो है वो बहुत उसका एक इम्पैक्ट रहता है। तो अगर आपकी फैमिली में इस तरह की कोई हिस्ट्री है, डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, या इवन कुछ एक और कुछ ड्रेडफुल डिजीज़ेज़ हैं, ब्रेस्ट कैंसर है ना, तो ऐसी चीज़ों को अगर आप जानकारी आपके पास तो आपको एक सही वक्त पे ही, हम सोचते हैं कि जब हम बड़े हो जाते हैं, जब हम 40s के पार हो जाते हैं तो तब हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको एक अच्छा सुंदर कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद में बताया गया है वो, और जो मॉडर्न साइंस भी उसके ऊपर रिसर्च कर रही है, कि जो डिजीज़ की उत्पत्ति होती है ना वो फीटस में ही लिख दी जाती है।
जब फीटस की उत्पत्ति होती है, जब वो बन रहा होता है, पल रहा होता है, आयुर्वेद में उसके लिए 6 भाव बताए गए हैं, मात्रज, पित्रज, रसज, सत्वज, सात्मय, आत्मज। तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर इम्पैक्ट करती हैं। ऐसा नहीं कि जब वो पैदा हुआ तब उसको रोग हुआ, नहीं, उसको कहते हैं वो एडल्ट में जब चला जाता है तो वो मैनिफेस्ट करता है। और इसके लिए बड़ी सुंदर टर्म जो है वो मॉडर्न साइंस में बताई गई है, FOAD, फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस। तो इसलिए जो प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उनको भी, और सिर्फ प्रेग्नेंट महिलाएं नहीं, जो पिता है मतलब उसको भी अपनी, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट गर्भ संस्कार का है, फीटल प्रोग्रामिंग का है, वो आयुर्वेद में बहुत प्रचलित है भारत में। फीटल प्रोग्रामिंग कि हमें माता पिता को तैयार करना है, कपल प्रेपरेशन, कि वो इस तरह का हो कि उनको, चलिए जेनेटिक जीन्स जो हैं वो नहीं चेंज होंगी, बट येस क्वालिटी जो है, जो उसका एनवायरनमेंट है, रसज है, आत्मज, सत्वज, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी। तो कहने का मतलब जो आपने फैक्टर पूछा कि सब कुछ सही होते हुए भी कैसे ये हो जाता है, तो वो चीज़ें जो हैं एक तो जेनेटिक्स में रन करती हैं, और प्लस जो फीटस पैदा होता है उसको किस तरह का एनवायरनमेंट मिला माता की तरफ से, पिता की तरफ से। तो वो फीटल ओरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीजेस, मतलब जब एडल्ट हुआ वो, तो फीटल लाइफ में उसके क्या ऐसे एपिसोड्स हुए जिसका इम्पैक्ट उसकी फीटल ग्रोथ पे पड़ा। तो ये भी एक फैक्टर्स होते हैं जब हमें कुछ समझ नहीं आता। इस तरह की एक स्टडी हमने करी, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भारत में, हमने नैश रिलेटेड जो एक लिवर सिरोसिस होता है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था कि वो पेशेंट्स जो नॉन अल्कोहलिक हैं, जो हेल्दी खाते हैं, उनको कैसे ये सिरोसिस प्रॉब्लम। तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली हमने स्टडी करी, तो वो पता चला कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ना कुछ ऐसा मदर की तरफ से, फादर की तरफ से, एनवायरमेंटल कुछ, मदर ने कुछ ऐसी मेडिसिन खाई जो आगे चल के या फैमिली में रन कर रहा था, तो ये एक उसमें फैक्टर होता है। तो अगर आपको मालूम है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो हमें लगता है कि एक अप्रोप्रिएट इवन 25 की एज में ही जाकर हमने अपने आप को एक अच्छा डाइटरी पैटर्न, एक अच्छा जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करना चाहिए। अगर आपकी वो जीन्स में भी कहीं ना कहीं वो अगर है, तो उसको हम कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, यानी एक तरह से देखा जाए तो ना केवल फिजिकली बट मेंटली भी आपको हेल्दी रहना होगा। और जैसे एक मतलब आप जैसे बोल रहे हो कि एक फीटस के ग्रोथ के लिए भी ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली भी कहीं पर अगर कुछ ना कुछ इधर उधर होता है तो ये उस पर इम्पैक्ट जरूर करता है। तो ये आगे चलकर जैसे एक बच्चे की जो जीवन होती है, जीवन शैली होती है, वो उसमें परिवर्तित होती है, और धीरे धीरे करते हुए कहीं ना कहीं ये जरूर आगे चलकर दिखाई देता है कि क्यों ये रोग हुआ, या इतना सारा हेल्दी रहने के बावजूद, इतना हेल्थ कॉन्शियस होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कनेक्शन हुआ, जो बहुत पहले जब उनके जन्म के समय ये सारा कुछ हुआ, इसीलिए ये सारा कुछ इम्पैक्ट। बट इसमें भी एक लंबी सी रिसर्च, जैसे डॉक्टर जी बता रहे हैं कि रिसर्च से ही इसे पता लगाया जा सकता है। आज की चर्चा। जी हाँ, आज की चर्चा कार्यक्रम में आयुर्वेद पर आज हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं जो इस प्राचीन पद्धति के साथ जुड़ी हुई हैं, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानते नहीं हैं। पर अगर आपको अचानक से ये चीज़ें सामने आ जाए तो लगता है कि ये आज की बात है, लेकिन प्राचीन पद्धति जो है वो हमारे बहुत हज़ारों वर्ष पहले लिखा गया ये ग्रंथ है। और एक तरह से देखा जाए तो आयुर्वेद जो है वो बहुत पहले, जहाँ पर आधुनिक पद्धति ने जन्म भी नहीं लिया था, वो उससे भी बहुत पहले। और जब हम डिटॉक्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर पूजा जी ने एक शब्द यूज़ किया, लंघन करना। यानी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मॉडर्न साइंस इसे प्राथमिकता दे रहा है, लेकिन आयुर्वेदा इसे बहुत पहले सहमति दे चुका है। आइए जानते हैं डॉक्टर पूजा जी से। पूजा जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने लंघन का शब्द प्रयोग किया, तो इस पर थोड़ा सा विस्तार से आप हमें बताएं। जी, तो लंघन जो है, देखिए आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में इसका एक बहुत ही भारी इसका जो है इम्पैक्ट बताया गया है। लंघन पद्धति है मींस फास्टिंग करना। आप जानते हैं आज के युग में इंटरमिटेंट फास्टिंग कितना, ये जो कॉन्सेप्ट है इन है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो साइंटिफिकली प्रूवन है, बहुत सारी डिजीज़ में जो है हेल्पफुल करती है। ऑफ कोर्स ये हेल्प करती है, और यही चीज़ जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में लंघन के रूप में बहुत पहले बताई गई।
कि अगर आप कुछ एक जो डिजीज़ेज़ हैं जैसे कि ज्वर है, मींस फीवर, प्रतिशाय हल्का सर्दी ज़ुकाम है ना, और साथ में अगर अजीन मींस एसिडिटी अक्सर हमें रहती है, कुछ ना कुछ इधर उधर से खा लिया पी लिया, तो उसमें लंघन जो है वो एक ऐसी चिकित्सा पद्धति बताई गई है जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें कोई पैसा भी खर्च नहीं होता है, और फास्टिंग। सो फास्टिंग से हम बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी बीमारियों को हम उसका रोकथाम कर सकते हैं। डिजीज़ मतलब एक अगर वो बहुत ज़्यादा जैसे डिज़ीज़ है वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब फीवर, नॉर्मल फीवर जैसे हमारा होता है, नॉर्मल सर्दी ज़ुकाम है, हल्की फुल्की एसिडिटी होती है, ये भी नहीं मैं कहती कि हाँ भाई आपको जो है उसको इग्नोर करना है, आपका परसिस्टेंट फीवर चल रहा है या परसिस्टेंट जो आपकी एसिडिटी चल रही है कंसिस्टेंटली, अगर आपको बनी हुई हैं वो चीज़ें, सर्दी जुकाम भी बना हुआ है, उसमें नहीं, जो एक सीजनल जो चीज़ें होती हैं कि सीज़न चेंज हुआ, हल्का फुल्का फीवर हुआ, हल्की फुल्की एसिडिटी हुई, ज़ुकाम, सर्दी ज़ुकाम हुआ, तो उसमें लंघन जो है वो चीज़ बताई गई कि आप फास्टिंग करें और अपनी डिजीज़ को ठीक करें। तो आप देखिए कितना फ़र्क पड़ता है। आप उसके साथ साथ कुछ चीज़ें, गर्म पानी पीना है ना, गर्म पानी पीजिए, तो आप इन चीज़ों को बिना कोई दवा खाए हुए इन रोगों का रोकथाम कर सकते हैं और डिजीज़ को, इसको क्योर कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तरह से देखा जाए तो हम एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए उस डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं। आप देखिए, हमें फैटीग होता है ओवरऑल, हम चाहते हैं ना हमें आराम मिले, तो ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स हैं, तो अगर हम उनको एक बीच बीच में वीकली एक फास्ट करके अगर हम उसको रेस्ट देते हैं, हम सोते हैं किस लिए, हमें अपने मेंटल जो है उसको रेस्ट चाहिए होती है, नींद कहते हैं ना कि निद्रा जो है वो चाहिए, तो उसके लिए भी साथ में साउंड स्लीप अगर आपको चाहिए, तो साथ साथ में अगर आप वीकली एक फास्ट करते हैं, ठीक है, तो ये भी नहीं कि आपको जो है वो लंबा फास्ट करना है, आप 12 to 18 आवर्स का भी अगर फास्टिंग करते हैं तो आई थिंक दैट इज़ सफिशिएंट टू गिव रेस्ट टू योर गट, बिकॉज गट जो है वो आपका एक ऐसा है, गट ब्रेन एक्सिस के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, डिजीज़ेज़ होती हैं, IBS है पेशेंट्स को, काफ़ी पेशेंट्स को IBS की आजकल प्रॉब्लम चल रही है, समस्या चल रही है, तो गट ब्रेन एक्सिस की बात होती है, वेगस नर्व की बात होती है, तो अगर आप अपनी गट को रेस्ट देते हैं लंघन के थ्रू, फास्टिंग के थ्रू, तो आप देखिएगा, आप इसको आजमा के देखिए, 1-2 महीना आजमा के देखिए, आपको एक मेंटल क्लियरेंस भी मिलेगी और आपकी गट को रेस्ट मिलेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो भी एक बहुत अच्छा होगा, और जो प्री डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये एक रामबाण साबित होगा अगर वो करते हैं तो। बिल्कुल, और मैं समझती हूँ डॉक्टर जी, शायद आप इस बात से सहमत होंगे कि ये जो फास्टिंग की जो पद्धति है वो प्राचीन काल से चली आ रही है, और जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो हर एक पर्व में कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि आज हमारा व्रत है, आज हम कुछ नहीं खाएंगे, लेकिन कुछ नहीं खाना ये एक तरह से देखा जाए तो फास्टिंग, जिसे हम डिटॉक्स कहते हैं आज के ज़माने में, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, और एक तरह से देखा जाए तो आज हम ये कहते हैं कि आज मेरा व्रत है, लेकिन आज भरपेट खाना खाते हैं, व्रत के दिन कुछ ज़्यादा ही खाना खाते हैं, आज उसका जो सिग्निफिकेंस है वो पूरी तरह से हमने बदल दिया है कि आज तो व्रत है। फास्टिंग जब भी बताई गई वो उसके पीछे कुछ ना कुछ साइंटिफिक जो है वो बैकग्राउंड था, रीजन था कि आप अपना जो है वो पाचन तंत्र को आराम दीजिए कुछ वक्त के लिए, और हम जो है वो अभी आजकल क्या उल्टा है कि व्रत है तो मतलब आज के दिन हम मतलब जो नमकीन खाना है वो नहीं खाएंगे, बट मीठा तो खा ही सकते हैं या फिर कुछ ऐसा तो ले ही सकते हैं, मतलब भूखा नहीं रहना है, लेकिन एक तरह से फास्टिंग जो है वो हमारे शरीर को कुछ ना कुछ ऊर्जाजनक बनाना है। जो अभी जो नोबेल प्राइज एक मिला वो ऑटोफेजी पे मिला कि जो खुद की जो आपकी जो बॉडी है वो आपको डिजीजेस से बचाती है, और तो ये एक बहुत साइंटिफिक चीज़ है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही लिख दिया गया उसको। बिल्कुल, उसके पीछे जो मतलब हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में जब वो उस पर भी रिसर्च किया गया था बाकायदा, उस पर जो ग्रंथ लिखे गए या जो भी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने जो भी रिसर्च की उस पर उन्होंने लिखा है, जो भी उनके पास उस वक्त टूल्स थे या जो भी उनके पास जानकारी थी उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको जो है वो एक्सपेरिमेंटल तरीके से उन्होंने उसको लिखा है। बिल्कुल जी, जिसको आज के युग में हम जो है सरकार भी बहुत रोबस्टिक रिसर्च के थ्रू उसको डॉक्यूमेंट कर रही है, एविडेंसेस के थ्रू। जी, तो आज के बिल्कुल हम कार्यक्रम के समाप्ति तक हम आ पहुंचे हैं। डॉक्टर पूजा, हम ज़रूर आपसे यही पूछना चाहेंगे कि एक शब्द में अगर हम वाइंड अप करना चाहें आज के इस प्रोग्राम को और ऑडियंस को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहें
आयुर्वेदा को लेकर, तो आप इस पर आप क्या जानकारी मैं देंगी? यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी प्रकृति को जानिए, प्रकृति के अकॉर्डिंगली और अपनी ऋतु के अकॉर्डिंगली, सीज़न के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को मैनेज कीजिए और एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए, आयुर्वेदा एक्सपर्ट की ओपिनियन लीजिए। और उसके बाद स्ट्रेस को मैनेज करते हुए, स्ट्रेस भी इनेविटेबल है, डेली लाइफ में हमारे स्ट्रेस होता ही होता है, मैं ये नहीं कह सकती कि स्ट्रेस नहीं होता। तो अपनी फिज़िकल हेल्थ जो कि आपके हाथ में है, फिज़िकल हेल्थ, अच्छी डाइट और अच्छा लाइफस्टाइल जितना भी हो सकता है, एक्सरसाइज, योगा जो भी करते हैं, मेंटल हेल्थ को अपने जो है वो उसके ऊपर भी वर्कआउट करिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए, स्ट्रेस ख़त्म नहीं हो सकता, उसको मैनेज कीजिए। और जो आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है उसको अपनाइए, अपनाते हुए स्वस्थ रहिए और अपना खुशहाल जीवन जो है अपना बिताएं। बिल्कुल। और इसी के साथ जी हाँ, आज हमारे साथ जुड़ी डॉक्टर पूजा सब्रवाल जो आयुर्वेदा चेयर है यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और भारतीय सरकार द्वारा भी यहाँ पर स्थित हुई हैं और यहाँ पर बिल्कुल हमारे साथ आज जुड़ी। और इस कार्यक्रम को आप तक पहुँचाने में हमें तकनीक पर हमारा सहयोग दिया कादिया जी ने, साथ ही साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट रही दीपशिका और प्रोड्यूसर रहे रितेश मोहाबिया। तो इसी के साथ जितने भी श्रोताओं ने इस कार्यक्रम को सुना, देखा, आपको भी हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और डॉक्टर पूजा को दिल से धन्यवाद। और इसी के साथ एक और अन्य कार्यक्रम के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन। आज की चर्चा।